डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स लेक्चर्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लीनियर अलजेब्रा का, और इसकी एप्लीकेशंस आपको बहुत से अप्लाइड मैथमेटिक्स के कोर्सेज़ फ़िज़िक्स के अंदर नज़र आएंगे। तो यहाँ पे इसकी पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन 1 में कहा जा रहा है, इफ़ कैपिटल A इज़ एन n/n मैट्रिक्स देन अ नॉन ज़ीरो वेक्टर x इज़ in R power n is called an eigenvector of capital A if ax is a scalar multiple of x, that is a times x is equal to lambda times x for some scalar lambda. The scalar lambda is called an eigenvalue of capital A and x is said to be an eigenvector corresponding to lambda. तो अगर हमारे पास कैपिटल A एक n/n ऑर्डर का मैट्रिक्स हो और x एक नॉन ज़ीरो वेक्टर हो r पावर n के अंदर, तो फिर हम कहते हैं कि x कैपिटल A का आइगन वेक्टर होगा अगर a टाइम्स x इक्वल हो अ स्केलर टाइम्स द वेक्टर x। तो वो जो स्केलर है उसे अगर हम कह दें लैम्डा, मींस इक्वेशन हो ax इक्वल टू लैम्डा टाइम्स x, मींस हमने जब a मैट्रिक्स को x वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया तो जो आउटपुट आई वो लैम्डा टाइम्स x आई। तो लैम्डा हमारे पास एक स्केलर होगा और इस लैम्डा को हम कहते हैं आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल A। और ये जो दूसरा वेक्टर आपको x नज़र आ रहा है इसे हम कहते हैं आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा। आई होप आपको यहाँ से ये बात क्लियर होगी कि आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर का आपस में क्या रिलेशन होता है। यहाँ पे मैं ये बात क्लियर करता जाऊँ कि ये जो डेफिनेशन 1 है ये हम रियल आइगन वेक्टर्स एंड आइगन वैल्यूज़ के केस में डिस्कस कर रहे हैं। कम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अलहदा से किसी लेक्चर के अंदर। अभी हमने यहाँ पे डेफिनेशन देखी, इसमें नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हमने यहाँ पे बात की कि नॉन ज़ीरो वेक्टर को आइगन वेक्टर होना चाहिए, तो इसके लिए इस पॉइंट को भी देख लें। द रिक्वायरमेंट दैट एन आइगन वेक्टर बी नॉन ज़ीरो इज़ इम्पोज्ड टू अवॉइड द अनइम्पोर्टेंट केस a into 0 is equal to lambda times 0 which holds for every capital A and lambda। तो अगर x हमारे पास ज़ीरो वेक्टर हो तो ये इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई होती है, चाहे a कोई भी मैट्रिक्स हो और लैम्डा कोई भी स्केलर हो। तो हम इस अनइम्पोर्टेंट केस को बीच में से अवॉइड करते हैं, इसीलिए हम लिखते हैं कि x इज़ अ नॉन ज़ीरो वेक्टर। आई होप आपको इस बात का आइडिया क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल लिखी हुई है, इस पर थोड़ा सा आपने गौर करना है। In general, the image of a vector x under multiplication by a square matrix A differ from x in both magnitude and direction। तो जनरली अगर हम बात करें तो अगर x हमारे पास कोई वेक्टर हो और A एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तो लेकिन x मैट्रिक्स ऐसा हो कि हम A को x के साथ मल्टीप्लाई कर सकें, जिस तरह आपने मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन में देखा कि फ़र्स्ट के नंबर ऑफ़ कॉलम सेकंड के नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल होने चाहिए। तो ऐसा केस अगर हो तो ज़रूरी नहीं है कि जो हमें आंसर मिलेगा मल्टीप्लिकेशन के बाद उसकी जो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है वो सेम रहे। लेकिन हाउएवर इन द स्पेशल केस वेयर x इज़ एन आइगन वेक्टर ऑफ कैपिटल A मल्टीप्लिकेशन बाय A लीव्स द डायरेक्शन अनचेंज्ड। तो जब x जो है वो कैपिटल A जो मैट्रिक्स है उसका आइगन वेक्टर हो, तो उस केस में जब हम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करके रहते हैं तो जो हमें आउटपुट मिलती है उसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होती। तो यहाँ पे आप देखें कि एग्जांपल के थ्रू कहा जा रहा है, फॉर एग्जांपल इन r पावर 2 और r क्यूब मल्टीप्लिकेशन बाय कैपिटल A मैप्स ईच आइगन वेक्टर x ऑफ कैपिटल A इफ एनी along the same line through the origin as x depending on the sign and magnitude of the eigenvalue lambda। तो यहाँ पे आपको पता है कि r पावर 2 के अंदर जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं उन्हें हम मैट्रिसेस की फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स होगा क्योंकि उसमें जस्ट वन कॉलम होगा। इसी तरह r क्यूब के एलिमेंट्स को भी हम एज अ कॉलम वेक्टर लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास वो x की वैल्यूज़ होंगी। अगर A एक मैट्रिक्स हो और उसके करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर है वो r पावर 2 या r क्यूब में से हो,
तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो आउटपुट आती है वो लैम्डा टाइम्स वेक्टर x होगी और उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि अगर x आइगन वेक्टर हो किसका, मैट्रिक्स A का, तो हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन के बाद आउटपुट आएगी उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी और जो आउटपुट होगी वो टोटली डिपेंड कर रही होगी आइगन वैल्यू लैम्डा पे। तो यहाँ पे अब हम केसेस देखते हैं कि लैम्डा की किस तरह के केसेस हमारे पास हो सकते हैं। Corresponding to x, the operation ax equal to lambda x compresses or stretches x by a factor of lambda with a reversal of direction in the case where lambda is negative। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर हम x को मल्टीप्लाई करें लैम्डा के साथ, ये उस वक्त ही हमारे पास ये सिचुएशन आएगी जब लैम्डा आइगन वैल्यू होगी किसकी, मैट्रिक्स कैपिटल A की, और x जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये आइगन वेक्टर होगा। तो उस केस में लैम्डा x जो है ये स्ट्रेचिंग को भी रिप्रेजेंट कर सकता है और कंप्रेसिंग को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। अगर लैम्डा 0 से 1 के दरमियान होगा तो फिर हमारे पास कंप्रेसिंग का केस होगा। लैम्डा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होगा तो फिर हमारे पास स्ट्रेचिंग का केस होगा। और इसके बाद आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास लैम्डा अगर -1 से 0 के दरमियान होगा तो उस केस में कंप्रेसिंग भी होगी और डायरेक्शन रिवर्सल भी हो जाएगी, लेकिन आप रहेंगे उसी लाइन के अलोंग जिस पे आप पहले मौजूद थे। और जब लैम्डा लेस देन आर इक्वल टू -1 होगा तो उस केस में हमारे पास जो स्ट्रेचिंग होगी, स्ट्रेचिंग भी होगी और उसके साथ साथ डायरेक्शन रिवर्स भी हो जाएगी। तो ये हमारे पास आइडिया है r⁴ और r³ के केस में आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स का ज्योमेट्रिकली। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल 1 देखें जिसमें कहा जा रहा है आइगन वेक्टर्स ऑफ R2×2 मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि A जो मैट्रिक्स है वो 2×2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, तो उसकी आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स कैसे हो सकते हैं, तो उसे हम देखते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है द वेक्टर x इक्वल टू 1 2 इज़ एन आइगन वेक्टर ऑफ a इक्वल टू 3 0 8 -1। तो यहाँ भी ये कह रहा है कि a जो मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2×2 है इसका आइगन वेक्टर है x इक्वल टू 1 2, जो कि हमने यहाँ पे देखा ये कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा गया है। तो ये क्यों है, अब हम देखते हैं कि वो जो इक्वेशन थी ax इक्वल टू लैम्डा x वो हमें क्या देती है। तो यहाँ पे आप अगर देखें तो ax किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा 3 0 8 -1 इंटू 1 2। आप इसे मल्टीप्लाई करें तो आउटपुट हमारे पास आएगी कॉलम मैट्रिक्स जिसे आप कॉलम वेक्टर भी कहते हैं 3 6। इसमें से हम 3 को कॉमन निकाल सकते हैं। 3 अगर कॉमन निकालें तो बाकी हमारे पास बचता है, यहाँ से फर्स्ट रो में 1 होगा, सेकंड रो में 2 होगा, तो 3 इंटू 1 2 विच इज़ इक्वल टू x। तो 3 हमारे पास होगी आइगन वैल्यू और x होगा 1 2 जो कि आइगन वेक्टर होगा। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि वेक्टर x इक्वल टू 1 2 इज़ एन आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल A करस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल टू 3। तो यहाँ पे आपने इस चीज़ को देख लिया। इसके बाद ये तो अभी हमने जस्ट डिस्कस किया है इन आइडियाज़ को कि आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यूज़ क्या होती हैं। अब ये मुख्तलिफ़ मैट्रिसेस के लिए कैलकुलेट किस तरह की जाती हैं, उनका अपना प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर को अब हम देखते हैं कि किस प्रोसीजर को हम फॉलो करेंगे कि अगर हमें मैट्रिक्स गिवन हो तो हम आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट कर लें। तो ये माइंड में रखें कि ज़रूरी नहीं है कि एक मैट्रिक्स की करस्पॉन्डिंग यूनिक आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर हो, ये इनफाइनाइटली मैनी भी हो सकते हैं, मींस मोर देन 1 भी हो सकते हैं। अब हम ये नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। हमारे पास थ्योरम है जो कि यूज़ होगा आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स को कैलकुलेट करने के लिए। इफ़ कैपिटल A इज़ एन n/n मैट्रिक्स देन लैम्डा इज़ एन आइगन वैल्यू ऑफ कैपिटल A इफ़ एंड ओनली इफ़ it satisfies the equation determinant of lambda times I minus a equal to 0. This is called the characteristic equation of capital A. तो ये चीज़ माइंड में रखें कि हम आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट करने के लिए पहले तो आइगन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे, लैम्डास की वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। तो वो कैलकुलेट करने के लिए हमने
इक्वेशन 1 को यूज़ करना है। तो ये थ्योरम कहता है कि अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए हो n बाय n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स, तो उसकी जो आइगन वैल्यूज़ होंगी लैम्डा, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा टाइम्स आई माइनस ए इक्वल टू 0। तो हमने क्या करना होगा, हमने इस इक्वेशन 1 के अंदर मैट्रिक्स ए को यूज़ करके डिटर्मिनेंट सिंप्लीफाई करना है और इसके करेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हमने लैम्डा की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना होगा। तो ये हमारा काम होगा आइगन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना। जब हम आइगन वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद फिर हम हर आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आपने याद रखने हैं कि ये जो इक्वेशन 1 आपको नज़र आ रही है, इसमें ये जो आई है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर वही होगा जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और इसका ऑर्डर वही होगा जो कि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है। मींस अगर मैट्रिक्स ए n बाई n ऑर्डर का है, तो मैट्रिक्स आई जो है वो भी n बाई n ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, जिसके प्रिंसिपल डायगोनल पे सारी एंट्रीज़ 1 होंगी और ऑफ डायगोनल एंट्रीज सारी 0 होंगी। तो जब आप लैम्डा से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक और नया मैट्रिक्स बन जाएगा n बाई n ऑर्डर का, जिसकी प्रिंसिपल डायगोनल पे एंट्रीज़ होंगी लैम्डा और ऑफ डायगोनल एंट्री 0 होंगी। तो उसमें से जब a सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो हमारे पास डिटर्मिनेंट की फॉर्म में ये सिचुएशन बन जाएगी जो आपको यहाँ पे लिखी हुई नज़र आ रही है। तो आपने इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। तो हम इसे आगे देखेंगे। आज हम ज़्यादा फोकस देंगे आइगन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने पे कि वो किस तरह कैलकुलेट की जाती हैं। तो आप देखें कि यहाँ पे एग्जाम्पल 2 के अंदर कहा जा रहा है फाइंड आइगन वैल्यूज़। यहाँ पे आपने देखा, अभी हमने जो फर्स्ट एग्जाम्पल देखी थी उसमें हमने ऑब्जर्व किया था लैम्डा इक्वल टू 3 इज़ एन आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स ए इक्वल टू 3 0 8 -1। हमने ये कैसे कह दिया था कि 3 आइगन वैल्यू है, तो वो अब हम प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे यहाँ कि किस तरह से इसे कैलकुलेट किए जा सकते हैं। तो आप देखें कि अगर हम इस मैट्रिक्स ए जो अभी 2 बाई 2 का आपने देखा है, इसके करस्पॉन्डिंग इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन देखें तो वो कुछ इस तरह बनती है, डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा टाइम्स आई माइनस ए इक्वल टू 0। तो ये डिटर्मिनेंट की फॉर्म में बन जाएगी लैम्डा माइनस 3 0 -8 लैम्डा प्लस 1 होल डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। इसे हम अगर सॉल्व करें तो हमारे पास ये बन जाती है लैम्डा माइनस 3 इंटू लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2 है। ये इक्वेशन जो है इसे हमने सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। अगर हम फर्स्ट फैक्टर को इक्वल टू 0 रखें तो हमारे पास लैम्डा इक्वल टू 3 आता है, और सेकंड फैक्टर इक्वल टू 0 रखें तो लैम्डा इक्वल टू -1 आता है। हमारे पास यहाँ से लैम्डा की दो वैल्यूज़ आ गई, 3 और -1, जो कि करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज़ हैं गिवन मैट्रिक्स की। तो हमने यहाँ से आइगन वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली। इसका मतलब ये 3 और -1 ये दो आइगन वैल्यूज़ हैं। अब अगर आप एग्जांपल 1 के अंदर देखें तो वहाँ पे हम 3 को जिस तरह कॉमन निकाल सकते हैं, इस तरह किसी और रियल नंबर को भी कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन आइगन वैल्यूज़ इस मैट्रिक्स की जस्ट 2 हैं, एक लैम्डा इक्वल टू 3 और एक लैम्डा इक्वल टू -1। आई होप आपने इस बात को पिक कर लिया होगा। इसके बाद हमने आइगन वैल्यूज़ तो कैलकुलेट कर ली। अब कुछ और फैक्ट्स इससे रिलेटेड देखते हैं। यहाँ पे माइंड में रखें कि आइगन वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हुए और आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट करते हुए आपको मैट्रिसेस की बेसिक्स जितनी ज़्यादा बेहतर पता होंगी और उससे रिलेटेड जो भी टूल्स हमें चाहिए वो जितने अच्छे आपको आते होंगे उतनी ही आपके लिए आसानी होगी। तो जिस तरह भी आप कुछ और फैक्ट्स भी देखेंगे। Thus, in addition to the eigenvalues lambda equal to 3 noted in example 1, we have observed a second eigenvalue lambda equal to -1। तो हमारे पास ये lambda equal to -1 भी आइगन वैल्यू है, तो इसके अगेंस्ट भी आइगन वेक्टर होगा, तो वो हम आगे चल के देखेंगे। अब हम इसी चीज़ पे थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं कि आइगन वैल्यू कैलकुलेट करते हुए जो हमने करेक्टरिस्टिक इक्वेशन यूज़ की है उसमें और क्या क्या चीज़ें हमारे पास आती हैं। तो आप देखें, व्हेन द डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा आई माइनस ए इन इक्वेशन 1 इज एक्सपेंडेड, द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ कैपिटल ए टेक्स द फॉर्म लैम्डा पावर n प्लस c1 लैम्डा पावर n माइनस 1 प्लस अप टू सो ऑन प्लस cn इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन 3 है ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जो कि लैम्डा की फॉर्म में लिखा गया है। लैम्डा पावर n का कोफिशिएंट 1 है और बाकी आप देखें लैम्डा पावर n माइनस 1 से लेके आगे चलते जाएं पावर डिक्रीज़ होते होते लैम्डा पावर 0 तक 7 कोफिशिएंट्स हैं, c1 c2 अप टू cn।
तो इसका मतलब ये है इस पॉलिनोमियल के अंदर टोटल टर्म्स हैं n+1, जिसमें से जो लैम्डा पावर n है उसके साथ कोफिशिएंट है 1 और बाकी हमारे पास जो अननोन कोफिशिएंट्स यहाँ पे मौजूद हैं वो n हैं। इसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है वेयर द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n इन विच द कोफिशिएंट्स ऑफ लैम्डा पावर n इज़ 1, द पॉलिनोमियल p of lambda equal to lambda power n plus c1 lambda power n minus 1 plus up to so on plus cn is called the characteristic polynomial of capital A। तो जिस तरह हमारे पास characteristic equation का आइडिया था, इसी तरह p of lambda is characteristic polynomial corresponding to the matrix capital A। तो हर मैट्रिक्स के corresponding उसका एक characteristic polynomial होता है। For example, it follows from equation 2 that the characteristic polynomial of 2 by 2 matrix in example 2 is p of lambda equal to lambda minus 3 into lambda plus 1 which is equal to lambda power 2 minus 2 lambda minus 3 which is a polynomial of degree 2। तो आप देख लें कि अभी हमने जो कैपिटल A मैट्रिक्स था एग्जांपल 1 2 के अंदर वो 2 by 2 ऑर्डर का था, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास ये जो पॉलिनोमियल आया है पॉलिनोमियल करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल वो सेकंड डिग्री का है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास जो मैट्रिक्स है वो n by n ऑर्डर का होगा तो पॉलिनोमियल करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल उसके करस्पॉन्डिंग nth डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। इसके बाद नेक्स्ट आप देखें सिंस अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज़ एट मोस्ट n डिस्टिंक्ट रूट्स इट फॉलोज फ्रॉम इक्वेशन 3 दैट द करैक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ एन n by n मैट्रिक्स A हैज़ एट मोस्ट n डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस and consequently the matrix has at most n distinct eigen values। तो जब हमारे पास A मैट्रिक्स जो है वो अगर n by n ऑर्डर का मैट्रिक्स हो तो उसके करस्पॉन्डिंग जो करैक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होता है वो nth डिग्री का होता है। और हमें पॉलिनोमियल्स के थ्रू ये पता है कि पॉलिनोमियल इक्वेशंस के सॉल्यूशंस वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पे डिपेंड करते हैं। अगर एक पॉलिनोमियल की डिग्री n हो तो उसकी पॉलिनोमियल इक्वेशन के n डिस्टिंक्ट रूट्स पॉसिबल होते हैं। अगर रिपीटेड रूट्स हों तो वो अलग केस है, लेकिन हम डिस्टिंक्ट रूट्स की बात करें तो वो मैक्सिमम n हो सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास अगर n डिस्टिंक्ट रूट्स हो सकते हैं nth डिग्री पॉलिनोमियल के करस्पॉन्डिंग, तो फिर जो करैक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी n by n ऑर्डर मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग उसके n सॉल्यूशंस होंगे, डिस्टिंक्ट n सॉल्यूशंस, और वो क्या होंगी, वो आइगन वैल्यूज़ होंगी। तो यही बात यहाँ पे बताई जा रही है कि अगर मैट्रिक्स A n by n ऑर्डर का हो तो उसके करस्पॉन्डिंग n डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ हो सकती हैं। Since some of these solutions may be complex numbers, it is possible for a matrix to have a complex eigenvalue। तो आपने जिस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को भी सॉल्व करते हुए देखा होगा कि वहाँ पे भी आपके पास कम्प्लेक्स सॉल्यूशंस आ जाते हैं। तो इसी तरह जब आप पॉलिनोमियल इक्वेशन को यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो उसमें भी पॉसिबिलिटी है कम्प्लेक्स सॉल्यूशंस आने की। इवन इफ द मैट्रिक्स इटसेल्फ हैज़ रियल एंट्रीज, अगर मैट्रिक्स के अंदर आपने जस्ट रियल फील्ड में से ही एंट्रीज रखी हो फिर भी पॉसिबल होगा कि आपके पास आइगन वैल्यूज़ कम्प्लेक्स नंबर्स भी आ सकते हैं। तो इन्हें हम वी विल डिस्कस दिस इशू इन मोर डिटेल लेटर, बट फॉर नाउ वी विल फोकस ऑन एग्जांपल्स इन विच द आइगन वैल्यूज़ आर रियल नंबर्स। तो हम चलें वो नेक्स्ट जो कम्प्लेक्स केसेस होंगे उन्हें बाद में किसी लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अब जो भी केसेस कंसिडर किए जा रहे होंगे उनमें जो सॉल्यूशंस होंगे वो रियल आइगन वैल्यूज़ होंगी। तो इस चीज़ को माइंड में रखना है। तो आप देखें कि एग्जांपल नंबर 3 के अंदर कहा जा रहा है आइगन वैल्यूज़ ऑफ अ 3 by 3 मैट्रिक्स। तो अभी हमने पहले 2 by 2 के लिए सॉल्व की थी आइगन वैल्यूज़, अब 3 by 3 के लिए देखते हैं। तो ये हमारे पास 3 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स A है और यहाँ पे इसके लिए कहा जा रहा है द करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ कैपिटल A इज़। तो जब भी जिस तरह मैंने पहले भी आपको कहा था कि आपके पास जब मैट्रिक्स गिवन होगा जिसकी आपने आइगन वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली उस मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनाएंगे तो करैक्टरिस्टिक इक्वेशन के थ्रू। तो यहाँ पे आप देखें कि करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा, वो होगा डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा i माइनस a विच इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स विच इज़ इक्वल टू लैम्डा क्यूब माइनस 8 लैम्डा पावर 2 प्लस 17 लैम्डा माइनस 4 विच इज़ अ थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल। तो
इसके जो सॉल्यूशंस हैं जो कि लैम्डा की वैल्यूज़ हैं वो कैपिटल ए की आइगन वैल्यूज़ कहलाएंगी अगर हम इस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 रखेंगे। तो अगर हम इसे इक्वल टू 0 रखें तो हमारे पास ये इक्वेशन 5 बन जाती है। हमने इसका सॉल्यूशन कैलकुलेट करना होगा। टू सॉल्व दिस इक्वेशन वी विल begin by searching for integer solutions. This task can be simplified by exploiting the fact that all integer solutions, if there are any, of a polynomial equation with integer coefficients lambda power n plus c1 lambda power n minus 1 plus up to so on plus cn equal to 0 must be divisors of the constant term cn. तो ये मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करता हूँ। जब भी आपके पास कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन हो और उसमें ये जो कोफिशेंट्स हैं c1 c2 अप टू cn ये सारे इंटीजर्स हों, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस हैं जो कि इंटीजर हों, अगर वो सॉल्यूशन एग्जिस्ट भी करते हों, तो फिर आपने क्या करना है, आपने ये जो कांस्टेंट टर्म है इनके डिवाइजर्स जो हैं उन्हें अटेम्प्ट करना है एज अ रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल, क्योंकि जो इसके इंटीजर सॉल्यूशंस होंगे वो cn जो कांस्टेंट क्वांटिटी है लास्ट इसके डिवाइजर्स होंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इस इक्वेशन में जो अभी हमने इक्वेशन नंबर 5 देखी थी उसमें देखते हैं हमारे पास कांस्टेंट क्वांटिटी क्या थी, -4। तो ये जो -4 है इसके डिवाइजर्स को हम अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि बाकी कोफिशिएंट्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं 1, -8 एंड 17, तो ये सारे इंटीजर्स हैं। इसलिए हम इंटरेस्टेड हैं इस इक्वेशन के उन सॉल्यूशंस में जो कि इंटीजर्स हों, ताकि पहले वो कैलकुलेट किए जाएं, उसके बाद हम फिर बाकी सॉल्यूशंस को कैलकुलेट करें। तो हम फिर क्या करेंगे, -4 की डिवाइजर्स को अटेम्प्ट करेंगे एज द रूट ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो कहा जा रहा है डिवाइजर्स ऑफ -4 दैट इज़ +-1 +-2 एंड +-4। ये हमारे पास 6 नंबर्स हैं जो -4 को डिवाइड करते हैं। अगर आप इन्हें सब्स्टिट्यूट करें, सक्सेसिवली सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन 5 शो दैट लैम्डा इक्वल टू 4 इज़ एन इंटीजर सॉल्यूशन एंड हेंस लैम्डा -4 इज़ अ फैक्टर ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड। तो फैक्टर थ्योरम के थ्रू आपको पता है कि अगर लैम्डा इक्वल टू 4 गिवन पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करे तो लैम्डा -4 उस पॉलिनोमियल का फैक्टर होता है। तो आप डिवीजन के थ्रू फिर क्या कर सकते हैं कि उस पॉलिनोमियल इक्वेशन को डिवाइड करें लैम्डा -4 से, और सेकंड हमारे पास जो सेकंड फैक्टर आएगा वो क्वाड्रेटिक होगा और वो होगा लैम्डा पावर 2 -4 लैम्डा +1। यहाँ पे आपके लिए सजेशन है कि आप सिंथेटिक डिवीजन और रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, इन चीज़ों को साथ साथ देख लें ताकि आपके लिए आइगन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना आसान हो। तो मैं जब इस फैक्ट को यहाँ यूज़ करता हूँ तो हमारे पास अब सेकंड पॉसिबिलिटी सेकंड फैक्टर को इक्वल टू 0 रख के आती है, लैम्डा पावर 2 -4 लैम्डा +1 इक्वल टू 0। अगर मैं इसे सॉल्व करूँ, आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास 3 सॉल्यूशन आ गए। जो इक्वेशन 5 थी उसके 3 सॉल्यूशन, जो जिनमें से फर्स्ट वन है लैम्डा इक्वल टू 4, सेकंड है 2 + √3 और थर्ड सॉल्यूशन है 2 - √3। तो तीनों जो सॉल्यूशंस हैं वो रियल नंबर्स हैं। तो इस तरह से हम 3×3 ऑर्डर के मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसमें बताया जा रहा है कि हमारे पास अगर एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो तो उसकी आइगन वैल्यूज़ को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम इससे रिलेटेड एक थ्योरम भी देखेंगे जो काफ़ी आसान कर देगा इन कैलकुलेशंस को। लेकिन यहाँ पे हम पहले एज्यूम करते हैं कि कैपिटल ए हमारे पास एक 4×4 ऑर्डर का अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसके प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे सारी एंट्रीज 0 हैं। तो इसकी हमारे पास करैक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनेगी, उससे पहले हम इसका पॉलिनोमियल कैलकुलेट करते हैं। वो होगा डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा I - A विच इज़ इक्वल टू लैम्डा -A11 इंटू लैम्डा -A22 इंटू लैम्डा -A33 इंटू लैम्डा -A44। इसकी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे आएगी, इक्वल टू 0 रख लें इसे। और यहाँ से आप देखें तो ये चूँकि सारे फैक्टर्स की फॉर्म में है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हर फैक्टर को इक्वल टू 0 रख के हम आइगन वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लैम्डा इक्वल टू A11, सिमिलरली लैम्डा इक्वल टू A22 एंड लैम्डा इक्वल टू A33, लैम्डा इक्वल टू A44 आर 4 आइगन वैल्यूज़ ऑफ दिस 4×4 मैट्रिक्स विच इज़ एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो आप अगर देखें तो आप यहाँ से गैस लगा सकते हैं कि जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं वो यहाँ मैट्रिक्स के अंदर प्रिंसिपल डायगोनल पे मौजूद थी। तो इसका मतलब ये है
कि जो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होता है उसकी आइगन वैल्यूज़ उसके प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्रीज़ के इक्वल होती हैं। क्योंकि हमने यहाँ पे जनरल केस दिया था तो हम इस स्टेटमेंट को जनरलाइज कर सकते हैं। तो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिसेस के लिए आइगन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना अब आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा, आप इस फैक्ट को स्टेट करके डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास थ्योरम 5.1.3 है। हम जस्ट इनकी स्टेटमेंट्स को अपने माइंड में रखेंगे ताकि हमें मुख्तलिफ साइड्स पे आइगन वैल्यूज़ आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट करते हुए इनके रिजल्ट्स को हम अप्लाई कर सकें और अपनी कंप्यूटेशंस को आसानी से सॉल्व कर सकें। तो थ्योरम की स्टेटमेंट है, इफ़ कैपिटल A इज़ एन n by n मैट्रिक्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्वलेंट। इक्वलेंट स्टेटमेंट्स का मतलब ये है कि अगर स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू है तो स्टेटमेंट नंबर सेकंड जो है वो ट्रू होगी, फिर स्टेटमेंट नंबर 2 अगर ट्रू है तो फिर स्टेटमेंट नंबर 3 ट्रू होगी। तो ये एक सिस्टम साइकिल की फॉर्म में चलता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, इफ़ कैपिटल A इज़ एन n by n मैट्रिक्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्वलेंट। फर्स्ट वन, लैम्डा इज़ एन आइगन वैल्यू ऑफ कैपिटल A। सेकंड इज़ लैम्डा इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा I माइनस A इक्वल टू 0। तो अब देख लें कि अगर हमारी ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो, लैम्डा इज़ आइगन वैल्यू ऑफ A, तो फिर लैम्डा जो है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, अगर मैं ये कह दूं कि लैम्डा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि लैम्डा इज़ एन आइगन वैल्यू ऑफ A। इसके बाद थर्ड स्टेटमेंट है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन लैम्डा I माइनस A इंटू एक्स इक्वल टू 0 हैज़ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो ये भी हम कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास इस सिस्टम के करस्पॉन्डिंग जो ये डिटर्मिनेंट की फॉर्म में इक्वेशन बनती है इसका ऑलरेडी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन लैम्डा मौजूद है, जो हमने फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट के अंदर बताया हुआ है। उसके बाद लास्ट कहा जा रहा है, देयर इज़ अ नॉन जीरो वेक्टर एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स। तो ये वही हमारी आइगन वेक्टर एंड आइगन वैल्यू की डेफिनेशन है कि जब ये इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं इसका मतलब ये होता है कि ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स ऑलरेडी होल्ड कर रहा है। तो ये हमारे पास थ्योरम 5.1.3 के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन थी। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आइगन वेक्टर्स को कैलकुलेट करने का मेथड। तो इस मेथड को डिस्कस करने से पहले हम एक थ्योरम की स्टेटमेंट देखते हैं जो जनरलाइज कर रहे हैं हमारे अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर और डायगोनल मैट्रिसेस की आइगन वैल्यूज़ के बारे में इंफॉर्मेशन। तो कहा जा रहा है इस थ्योरम 5.1.2 के अंदर कि इफ़ कैपिटल A इज़ एन n by n ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर और डायगोनल मैट्रिक्स, then the eigenvalues of capital A are the entries of the main diagonal of capital A। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट है कि आपको पता है कि जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है वो बोथ अपर ट्रायंगुलर भी कहलाता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी कहलाता है। तो अगर आपके पास एक मैट्रिक्स A जो है जिसका ऑर्डर n by n है वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, मीन्स वो या तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या वो डायगोनल मैट्रिक्स भी हो सकता है, तो इन मैट्रिसेस की जो आइगन वैल्यूज़ होती हैं वो इनके प्रिंसिपल डायगोनल, मेन डायगोनल की एंट्रीज़ होती हैं। तो ये फैक्ट आपने याद रखना है। इसमें आगे एग्जांपल नंबर 5 के अंदर आप देख लें कि कहा जा रहा है आइगन वैल्यूज़ ऑफ अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। इस थ्योरम की स्टेटमेंट को अगर हम यहाँ पे यूज़ करें तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि लैम्डा इक्वल टू 1/2, लैम्डा इक्वल टू 2/3 एंड लैम्डा इक्वल टू -1/4 आर 3 आइगन वैल्यूज़ ऑफ दिस मैट्रिक्स कैपिटल A। तो ये हमारी डिस्कशन थी आइगन वैल्यूज़ से रिलेटेड। आप एक्सरसाइज में जो आइगन वैल्यूज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करें ताकि आपको आइगन वैल्यूज़ कैलकुलेट करने की इन्फॉर्मेशन हो, आपको आइडिया हो किस तरह से ये चीज़ें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हम जो नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे उसमें हम आइगन वेक्टर्स को कैलकुलेट करने का मेथड देखेंगे और वहाँ से उनकी बेसिस को भी डिस्कस करेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर with the topic eigen vectors. Thank you for watching.